चैप्टर नंबर 4 बिग डाटा। सर बिग डाटा क्या है? इतना बड़ा डाटा कि वो ट्रेडिशनल टूल से हैंडल ना हो सके, ये बिग डाटा है। इतना बड़ा डाटा जो ट्रेडिशनल टूल से हैंडल ना हो सके। सर जी आपको पता है कि स्नैपचैट में 1 मिनट में कितना डाटा जनरेट होता है? 2.1 मिलियन लोग यूज कर रहे थे स्नैपचैट। 3.8 मिलियन लोग 1 मिनट में सर्चेस करते हैं गूगल में। फेसबुक 1 मिलियन, यूट्यूब 4.5 मिलियन और ईमेल 188 मिलियन पर मिनट ईमेल्स हो रहे। सर आप अंदाजा करें कितना बड़ा डाटा है। सर आपने लॉगिन आईडी डाला और एक्टिविटी शुरू हो गई। आपने क्लिक किया तो भी सर डाटा तो जनरेट हो रहा है। आपने व्यू किया, सर जी आप देखते हैं ना कि फलां बंदे ने मेरा व्यू किया हुआ है, तो इसका मतलब है वो व्यू कर रहा है तो भी डाटा जनरेट हो रहा है। लाइक किया, कमेंट किया तो डाटा जनरेट हो ही रहा है। सिर्फ व्यू किया तो भी डाटा जनरेट हो रहा है। सर डाटा कॉन्टिन्यूसली जनरेट हो रहा है और अन्य वह डाटा जनरेट हो रहा है। सर पिछले वो कहते हैं इस कायनात में जितना डाटा जनरेट हुआ है वो सारा डाटा पिछले 3 साल में जनरेट हुआ है। पिछले 3 साल में जितना डाटा जनरेट हुआ है वो डाटा ज्यादा है उस डाटा से जो वो उससे पहले कायनात शुरू होने से अब तक जनरेट हुआ था। सर जी अब आप गेम समझेंगे कितनी बड़ी गेम है। और अगर इतना बड़ा डाटा है तो इसका क्या बनेगा? इसको हैंडल करना मजाक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक पे लाइक करते हैं तो वो गोल गोल घूमने लग जाता है और 3 मिनट बाद आपको मैसेज आता है कि जो आपने लाइक किया था वो वहां तक पहुंच गए। ऐसा तो नहीं होता, फौरी पोस्ट होता है सर जी। तो इसका मतलब है कि जो इतना बड़ा डाटा है वो उतनी प्रोसेसिंग भी है उसके साथ, स्टोरेज भी है उतनी उसके साथ। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है सर जी। यही इसकी खास बात है कि सर 5 V's हैं। बिग डाटा की निशानी है कि उसमें 5 V's होंगे। पहला वॉल्यूम, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा वैरायटी, चौथा वेरासिटी, 5वां वैल्यू। पहला काम है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मिकदार, क्वांटिटी, तादाद बहुत ज्यादा है। दूसरा वेलोसिटी, जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा है। और सर ये आम ट्रेडिशनल तरीके से स्टोर नहीं हो रहा। आमतौर पे हम बच्चों को बताते हैं कि जनाब हमारे पास SBI में स्टूडेंट्स आए, वो एनरोल हो रहे हैं, बच्चा आया, बच्चे ने फॉर्म फिल किया, हमने फॉर्म पकड़ा, फॉर्म को एंटर किया। ये आम डाटा है, इसको स्मॉल डाटा कह लें आज के दौर में। लेकिन आप देखें ना, अगर एक वक्त में 1 लाख बंदा फॉर्म फिल कर रहा है और फिर उस सारे फॉर्म को एट द सेम टाइम प्रोसेस भी करें तो इसके लिए ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं चाहिए। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये इसकी डेफिनेशन में कि ट्रेडिशनल तरीके से हैंडल ना हो सके। वेलोसिटी, बड़ी स्पीड से। अच्छा ऐसा है कि जो डाटा पिछले 3 साल में जनरेट हुआ है वो ज्यादा है या वो डाटा जो अगले 3 साल में जनरेट होना है वो ज्यादा होगा? सर जो अगले 3 साल में जनरेट होना है वो डाटा उससे ज्यादा होगा, हतमन ज्यादा होगा। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई वेलोसिटी बड़ी तेजी से बढ़ भी रहा है। वैरायटी, हर तरह का डाटा है, स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है। सर जी वेरासिटी, डाटा, वेरासिटी कहते हैं सच्चाई को। डाटा ऐसा होना चाहिए जो एक्यूरेट हो। और इसका चैलेंज भी ये है, आप क्या कह रहे हैं? रेलेवेंट। असल में वेरासिटी से ज्यादा एक्यूरेसी की बात की जाती है। वेरासिटी, एक्यूरेसी और ट्रस्ट वर्दी हो। जितना लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है आमतौर पे बाइस्ड होता है, एरर होते हैं, इनकंसिस्टेंसी होती है इस डाटे में, मिस इन्फॉर्मेशन होती है। खुद ही पोस्ट डाल के खुद ही 30 लोगों को ग्रुप में व्हाट्सएप किया, फौरन इसको लाइक करो। सर समझ आ रही है? ये मिस इन्फॉर्मेशन है। सर समझ आ रही है? ये क्या है? ये मिस। वेरासिटी, डाटा ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। सर वैल्यू, या डाटा ऐसा हो कि उससे कोई वैल्यू डिराइव की जा सके, कोई फायदा हासिल किया जा सके। सर डाटा
that the potential insight and business value can be extracted from analyzing the data. सर जी डाटा को एनालाइज करने से आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पाए, पोटेंशियल इनसाइट और बिजनेस वैल्यू एक्सट्रैक्ट की जाए फ्रॉम द एनालाइजिंग द डाटा, तो ही बात है। सर जी रिटेलर उस डाटा से वैल्यू आइडेंटिफाई करें, सर कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग में है, कितनी ट्रेंडिंग में है। आतिफ असलम की पोस्ट आ रही है कि जनाब वो इधर कॉन्सर्ट करने आ रहा है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, और जितने लोग उस पोस्ट को लाइक करते हैं कहते हैं हम इंटरेस्टेड हैं। इस बेस पर ही वो डिसाइड करते हैं ना कि हमने कहाँ पर करना है और कितनी कुर्सियाँ लगानी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो वो डाटा की कोई वैल्यू होनी चाहिए जो फ़ायदा लिया जा सके। इदारे देख रहे होते हैं कि कौन सी पाकिस्तान के लोग कौन सी प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च की जाए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो ये क्या है, इम्प्रूव कस्टमर इंगेजमेंट एंड इंक्रीज सेल्स। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ डाटा, डाटा कहाँ से हासिल किया जाएगा। सर रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा ये है कि इससे पहले कुछ बातें मैं बताते हुए ना थोड़ा सा वो होता था कि यार ये बात आगे पढ़नी है, लेकिन अभी तो बातें एज्यूम कर रहा हूँ कि एक बार पढ़ चुके हैं। बहरहाल फिर भी हम इसका ख्याल रखेंगे। सोशल मीडिया, यही फेसबुक, यही ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सबसे मेजर सोर्स ऑफ बिग डाटा ये है। फिर आईओटी डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एसी, स्मार्ट वॉच, आपकी स्मार्ट फ्रिज, स्मार्टफोन, ये सारे कॉन्टिन्यूसली डाटा जनरेट कर रहे हैं एंड दैट्स अ लॉट ऑफ डाटा। उसके अलावा सर पॉइंट ऑफ सेल मशीन से जो डाटा जनरेट हो रहा है, सर ये बहुत बड़ा डाटा है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की 150 ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच पर जब भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो वाला डाटा क्या हेड ऑफिस जाता है या नहीं जाता, ये एक छोटे से मुल्क की छोटी सी कंपनी की ट्रांजैक्शन है। तो अब आप ये सोचें कि ग्लोबल लेवल पे कितने पॉइंट ऑफ सेल मशीन और कितना बड़ा डाटा जनरेट होता है। यस सर, बैंक्स का कितना बड़ा डाटा जनरेट होता है। सर जी ई कॉमर्स, सर ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका बजट और रेवेन्यू जो है वो पूरे मुल्कों के रेवेन्यू से ज्यादा है, इतनी बड़ी वेबसाइट्स हैं। अली बाबा है, वॉलमार्ट है। सर समझ आ रहा है। सर जी वो कहता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन और इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, इस डाटा को एनालाइज करना, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक सेल्स, डिटेक्ट फ्रॉड एंड ऑप्टिमाइज प्राइस स्ट्रेटजीज। ये डाटा जनरेट होता है इन सारी जगहों से, ये भी बिग डाटा होता है। सर जी बैंक्स का जो डाटा है, इतने ज़्यादा बैंक्स हैं, ई कॉमर्स का डाटा, ये बिग डाटा है। सर जी मशीन से जो डाटा जनरेट होता है, जो सेंसर से डाटा जनरेट होता है, जो गाड़ी जो ऑटोनमस व्हीकल्स हैं उससे जो डाटा जनरेट होता है, कॉन्टिन्यूस जनरेट होता जा रहा है बुनियादी तौर पे, ये भी बिग डाटा है। सर ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन बनाई थी। सर डाटा कलेक्ट करना कैसे है, किस तरह से डाटा को कलेक्ट करना है। आपको मैं बताऊं, ये वाला डाटा जो इतना ज्यादा जनरेट हो रहा है, ये तो एक तरफ है, असल में इस डाटा के अंदर से काम की चीज निकालना असल बात है। उस सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आज सऊदीया के लिए वीजा अप्लाई करता हूं, तो सऊदीया वाले जैसे एम्बेसी में जाएंगे वो मेरी प्रोफाइल देखकर उस प्रोफाइल को चैट जीपीटी में डालेंगे और कहेंगे कि देखो इसने कभी एंटी सऊदीया तो कोई बात नहीं की। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। सर अब इतने सोशल मीडिया पे मैं 12 साल से फेसबुक अकाउंट है और इतने फॉलोअर, वो सब कुछ वो 1 मिनट में सारा चेक करके आपको बता देगा। तो वो डाटा जो बिग डाटा है वो उससे फायदा कैसे लिया जा रहा है, आपको समझ आ रही है। सर कस्टमर की प्रेफरेंस देखी जा रही है, आपने रिसर्च करनी है, आप देख रहे हैं हम किस एरिया पे ज्यादा वर्किंग करें, लोगों का ट्रेंड क्या चल रहा है। सर एक बंदा है, उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी तनख्वाह ही 2 लाख है, पिछले 15 साल से उसकी तनख्वाह आती है, वो खर्च करता है, एकदम उसके अकाउंट में 25 करोड़ पे आ गया। तो ये एक अनयूजुअल बात है। इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हाईलाइट कर दिया जाता है। सर पॉइंट समझ आ रहा है। ये इसने जो लिखा है ना, फ्रॉड डिटेक्शन, इस तरह से होती है सर। अच्छा जी,
डेटा को कैसे कलेक्ट करना है? वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग क्या होती है? वेबसाइट, बुनियादी तौर पे वेब स्क्रैपिंग रेफर्स टू द एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम वेबसाइट एंड स्टोरिंग इट फॉर फर्दर एनालिसिस। बिजनेसेस यूज करते हैं दिस मेथड टू गैदर इंफॉर्मेशन एज अ प्रोडक्ट प्राइस, कस्टमर रिव्यू एंड कंपेटिटर एनालिसिस। एग्जाम्पल है कि प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट। सर जी आपने यहाँ पर अगर मैंने कुछ हाईलाइट किया, हाँ ये देखो, एक तरफ अक्सर आपने मोबाइल खरीदना होता है, आप कंपैरिजन वाली वेबसाइट खोल लेते हैं। सर जी ये कौन सी वेबसाइट है? क्या नाम है? काफ़ी हैं, GSM एरिना है, और उसके अलावा हफीज सेंटर भी एक वेबसाइट है, वट मोबाइल भी है। सर जी उसके अलावा गाड़ियों की पार्क व्हील्स होती है, वो भी कंपैरिजन के लिए होती है। और ये इस तरह की वेबसाइट, ये वेबसाइट्स दूसरी वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करती हैं। इसको क्या कहा जाता है? वेब स्क्रैपिंग। फिर उसके बाद IoT डिवाइसेस और सेंसर से डाटा को कलेक्ट किया जाता है सर जी। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लॉग फाइल के जरिए। सर जी आप सोचे ना कि एक बंदा, आप जो सारी इंटरनेट पे एक्टिविटी करते हैं, एक दिन हजारों नहीं करोड़ों लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और उनके लॉग क्रिएट हो रहे हैं। तो ये डाटा स्मॉल डाटा नहीं है, ये बिग डाटा है। उस डाटा मैथ, ये लॉग फाइल जो जनरेट होती हैं, ये क्या है? ये बिग डाटा है। ये लॉग फाइल के जरिए आपको पता चलता है कि कौन से यूजर कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, और उस बेस पर आपको उस तरह की रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड कर पाते हैं सर। फिर सर्वेज, पोल्स एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट्स आर कॉमन मेथड ऑफ जनरेटिंग बिग डाटा। सर जी अक्सर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लें, जो बैंकिंग एप्स को यूज कर रहे हैं, अगर उसके बारे में फीडबैक मांगा जाए तो आप सोचें कितने लोग जो है वो दुनिया में इसको फीडबैक फॉर्म फिल करेंगे। सर जी ये क्या बन गया? सर ये भी बुनियादी तौर पे डाटा इस तरह से कलेक्ट किया जाता है। तो भाई मेथड ऑफ कलेक्टिंग बिग डाटा, एक था सोर्सेज ऑफ बिग डाटा, एक है कि वेब स्क्रैपिंग के जरिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, लॉग फाइल्स के जरिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, सर्वेज के जरिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और IoT डिवाइसेस के जरिए डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो जहां पर किस तरीके से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो ये चीजें हैं, किस जरिए से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो पीछे बता चुका, सोर्सेज ऑफ बिग डाटा। अच्छा जी अब आ गया एप्लीकेशन, ये काम की चीज है। हाँ ये बिग डाटा, आप ये सारी सरदर्द लगा रहे हैं और इतना बड़ा वॉल्यूम ऑफ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करना तो कर रहे हैं ना जी सर। इस्तेमाल कहाँ हो रहा है सर? हेल्थ केयर में यूज हो रहा है। हेल्थ केयर में कैसे यूज हो रहा है सर जी? ये IoT डिवाइस है, CGM बोलते हैं इसको। ये कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मीटर, ये कॉन्टिन्यूस चेक करती है कि किस वक्त कितनी शुगर आ रही है। ये साथ लगा दिए 15 दिन के लिए, अब आप उसको कॉन्टिन्यूसली चेक करें, मॉनिटर करें, शुगर बढ़ रही है, कम हो रही है, किस वक्त कितनी है। आम खाया तो कितनी शुगर बढ़ी, केला खाया तो कितनी शुगर बढ़ी, बादाम खाए तो कितनी शुगर बढ़ी, हर वक्त चेक होती है सर। अब आप सोचेंगे ये कॉन्टिन्यूअस है। सर जी मैं ना अक्सर इसको समझाने के लिए ना एक एग्जांपल देता होता हूँ। आपको कभी किसी ने अपनी लाइव लोकेशन भेजी है, आपके पास जब उसकी लाइव लोकेशन आती है तो कॉन्टिन्यूसली डाटा उसकी तरफ से आपके फोन पे आ रहा होता है। मैं आप किधर पहुंचा, कितने कदम आगे चला, कितने कदम पीछे चला। ये IoT डिवाइस इस तरह काम करती है जैसे लोकेशन भेजी हो। सर जी मैंने स्मार्ट वॉच पहनी है, मैं 3 कदम इधर चला, इस वॉच पे फौरी तौर पे आ गया कि इतने स्टेप्स और चलनी है। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये क्या है सर? ये हेल्थ केयर में भी सर सेंसर्स लगे हुए, यहाँ पे पीछे स्क्रीन पर वो आ रहा है, उसका हार्ट बीट और सारी इंफॉर्मेशन आ रही है सर। सर ये क्या है सर? ये बेसिकली IoT की बिग डाटा की एप्लीकेशन ही है।
रिटेल एंड ई कॉमर्स, सर जी बिग डाटा, वो जितने लोग फेसबुक पर यूट्यूब पर प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं ई कॉमर्स में अंदर, वो उससे ही असेस करेंगे लोगों का ट्रेंड अब क्या चल रहा है, लोग किस तरह की चीजें पसंद कर रहे हैं, और फिर इदारे उस टाइप की प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, रिसर्च करते हैं और लॉन्च करते हैं। सर बिग डाटा को यूज करते हैं, ब्राउजर हिस्ट्री को यूज करते हैं, हम परचेज हिस्ट्री को यूज देखते हैं ताकि उनको वो वाली चीजें रेकमेंड की जा सके यूट्यूब पर। सर जी आप ऐसे ही एक बार गूगल पे सर्च कर लें कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर, उसके बाद फेसबुक खोलें तो देखें रेस्टोरेंट की ऐड ही आपके सामने आती रही है। सर आपकी प्रेफरेंस आपने बता दी ना, उसके मुताबिक वो आपको मार्केट करेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज है सर, इतना बड़ा डाटा आपके पास आता है जो बैंकिंग का, उसको उस डाटे को इस्तेमाल करना ताकि फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाए। मैंने बताया 25 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए सैलरी और 25 करोड़ रुपए अकाउंट में आ गए, ये इंतहाई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसका क्या होगा? बिग डाटा इज यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, access credit risk and enhance customer service. Predictive analytics help bank and financial institutions identify potential fraud patterns and improve their risk assessment process. Sir, risk assessment बेहतर होगी, unusual patterns identify होंगे। Sir जी, this is financial services. Manufacturing and supply chain. मैन्युफैक्चर बिग डाटा को यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। आप सोचें, मैन्युफैक्चरिंग की भी एक एग्जांपल देता हूं, जरा आपका दिमाग खुल जाएगा। आप सोचें कि लेस क्या कर रहा है, वो लेस दबादब पैकिंग हो रही है, चिप्स बन रहे हैं और वो पैक हो रहा है। हर पैकेट जब पैक होता है तो मशीन के ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है जो काउंट कर देता है 1102, 1103, 1104, 1105, इतने पैकेट्स बन गए। अब हर वक्त पैकिंग हो रही है, 25 मशीनें हैं, कितने सेंसर्स लगे हुए हैं, कितनी कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। क्वालिटी को, यूनिट्स को बाकायदा चेक किया जाता है। सर ये सारा डाटा मशीन, प्रोडक्शन मशीनरी जो होती है उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, उससे पता चलता है। सर वो बिग डाटा को यूज किया जा सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, यानी अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रोडक्ट क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए। अब आपकी जितनी प्रोडक्शन हो रही है उस बेस पर ही आपने रॉ मटेरियल का ऑर्डर करना ना, और उस बेस पर ही आपने माल मंगाना ना, और उस बेस पर ही आपने प्रोडक्शन करानी है। तो भाईजान सप्लाई चेन इंप्रूव हो गई, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हो गई, और ये सारा डाटा जो जनरेट हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, ये बिग डाटा है। ये जो मशीन के सेंसर्स हैं जो सेंस कर रहे हैं कि डाटा किस तरह से जनरेट हो रहा है। सर जी मैंने पिछली बार कहा था कि यार इस चैप्टर में कोई सवाल आना चाहिए, तो वो चैलेंजेस ऑफ बिग डाटा है। बाय द वे यही सवाल आया भी है। डिस्पाइट इट्स बेनिफिट, इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला, सर जी जब इतना बड़ा डाटा है तो सर इस डाटे का मसला क्या है? सर एक्यूरेसी को कैसे इंश्योर करेंगे? डाटा क्वालिटी को तो आप इंश्योर नहीं कर सकते। डाटा इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट, इनकंसिस्टेंट हो ही सकता है बहरहाल। अब उसका हल क्या है? डाटा वैलिडेशन चेक्स, डाटा क्लींजिंग टेक्निक्स। सर आपने डाटा डाला है, मंथली सेल्स का डाटा डाला है और 11 फिगर्स डाली हैं एक साल की, तो वो फौरन अलर्ट देगा। क्यों? 12 फिगर्स 2 महीने में तो 12 होते हैं ना, एक साल में तो 12 महीने होते हैं ना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी वो मिसिंग डाटा को आइडेंटिफाई कर पाए। सर आपने 13 फिगर्स डाली हैं तो भी वो अलर्ट देगा। 13 तो नहीं हो सकते भाईजान, सिर्फ 12 ही हो सकते हैं। और पॉइंट समझ आ रहा है? सर डाटा क्लीनिंग, डाटा वैलिडेशन ये होता है कि आप चेक्स लगा देते हैं फील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल उसने कहा नेम बताओ, एक बच्चे ने लिखा 3 4 5, तो एक अलर्ट आ जाता है कि भाईजान दिमाग ठीक है, ABC लिखो, ये तुमने क्या लिख दिया है। सर उसने कहा ईमेल, आपने लिखा ABC, हो जाता है ना अक्सर, आप ईमेल पूछते हैं, आप ABC लिख के कहते हैं जान छोड़ो। सर वो एक्सेप्ट नहीं करता,
वो कहता है ईमेल तो एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर @ लाजमी होता है, तो आप AB@C करो तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। और सर मेरा पॉइंट समझ आया? सर जी वो आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछता है, आपने गलती से 2001 लिखनी थी, आपने 1001 लिख दी है, तो वो अलर्ट दे देता है कि ये तो नहीं हो सकता। ये जो चेक्स होते हैं ये डाटा वैलिडेशन कहलाते हैं। स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग, सर जी इतना बड़ा डाटा को स्टोर करना और प्रोसेस करना ये कोई मामूली बात नहीं है। स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, इसके लिए स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और ये ट्रेडिशनल डाटाबेस की तरह ये हैंडल नहीं हो सकता। बिग डाटा के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है जिसको क्या हेडूप और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस कहते हैं। क्लाउड बेस्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि अपेची, हेडूप और स्पार्क, सर जी एक जगह पे डाटा को सेव नहीं करना। 1000 GB का डाटा है, 250 GB 4 जगहों पे सेव करोगे, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिकली स्टोरेज, इसको कहते हैं। तो इसी के लिए ही ये कुछ है, अपेची, हेडूप और स्पार्क ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो तकसीम करके सेव करते हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जब तकसीम करते हैं तो बाकी 3 बैकअप के तौर पे इनके पास होते हैं, इनके पास अलहदा से बैकअप भी होता है। ऐसा नहीं कि सिस्टम फेल हो गया तो आप सब गए, यानी आपका डाटा जीमेल पर पिछले 15 साल से 20 साल से पड़ा हुआ है या फेसबुक पे पड़ा हुआ है, वो कभी ज़ाया नहीं होता, चूँकि इसके अलावा भी बैकअप होते हैं। सर डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है बिग डाटा में कि डाटा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, प्राइवेसी डाटा प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। बाजों का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है और वो क्रिटिकल होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी होता है। सर उसके लिए स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। अब ये वाली बातें रिस्क पढ़ने के बाद तो आपको बिल्कुल सीधी सीधी लगनी चाहिए। एनक्रिप्शन क्या है, एक्सेस कंट्रोल क्या है और मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है। एनक्रिप्शन क्या है, प्लेन डाटा, जब डाटा को स्टोर कर रहे हैं, डाटा ट्रांजिट हो रहा है तो वो डाटा प्लेन फॉर्म में ना हो बल्कि साइफर फॉर्म में हो, यानी अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो कि कोई दूसरा बंदा अगर उसको देख भी ले तो समझ ना पाए। एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है लॉगिन आईडी और पासवर्ड से ही आप डाटा को एक्सेस कर सके, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो तो ही आप डाटा को एक्सेस कर सके। ये जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप डालते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए, इसे एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया। मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कि आप कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करें। अगर मैं एसबीआई की एग्जांपल दूं तो एसबीआई में कैमरास लगे हुए हैं जगह जगह पर। सर ये कैमरा लगा होना काफी नहीं है, एक बंदा भी है जो इसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है, तो वो बेसिकली मॉनिटरिंग सिस्टम है। अच्छा उसके बाद डाटा इंटेग्रिटी की बात करूं, इंटीग्रेटिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, तो ये चैलेंजिंग होता है डाटा को जोड़ना। सर जी अब बाज़ आपको डाटा को कंपाइल करना होता है। मिसाल के तौर पे सर आतिफ की भी क्लास थी, सर जवाद की क्लास की डिटेल है, सर आतिफ की क्लास की डिटेल है, मेरी क्लास की डिटेल है, हम सब ने मिलाकर एक ग्रुप ए के 4 सब्जेक्ट की डिटेल बनानी है। एक बंदे ने वर्ड फॉर्म में दी, एक बंदे ने इमेज में दी, एक बंदे ने एक्सेल में दी। अब इसको कैसे जोड़ के एक बनाना है, सर ये भी एक काम है। डाटा को इंटीग्रेट करना एक चैलेंज हो जाता है। डाटा सिलोज यानी जो अनशेयर्ड डाटा होता है या कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, ये चैलेंज है। और इसका हल क्या है, सर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि मिडलवेयर या डाटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं डाटा को कंसोलिडेट करने में। सर जी ये सारी बातें थी, चैप्टर हो गया सर जी।